हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश लाइब्रेरी। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग द क्रोनोलॉजी ऑफ अमेरिकन लिटरेचर को यहाँ पढ़ेंगे और इसकी हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी को एक क्रम वाइज देखेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें इससे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अमेरिकन लिटरेचर के हिस्ट्री में सबसे जो स्टार्टिंग ईयर जो कॉलोनियल लिटरेचर जिसे हम कहते हैं उसे हम 1607 टू 1775 इसे कॉलोनियल लिटरेचर या कॉलोनियल एज कहते हैं, अमेरिकन कॉलोनियल एज। ठीक है, कॉलोनियल एज। इस वक्त जो अमेरिकन राइटर थे वो जर्नल, डायरी ये सब ज़्यादा लिख रहे थे और इस वक्त अमेरिका गुलाम था, तो ज़्यादातर राइटर के जो वर्क्स थे वो पब्लिश्ड नहीं हो पाते थे, तो वो जर्नल और डायरी के फॉर्म में लिखा करते थे। इसी एज पे जब हम पार्ट वाइज स्टडी करते हैं देन एक एज आती है, उसे हम प्यूरिटन एज कहते हैं। वो तकरीबन जो एम.एच. अब्राहम में दिया हुआ है 1620 टू 1750। ओके, इसे प्यूरिटन एज कहते हैं। सॉरी, चलिए इसे हम प्यूरिटन एज कहते हैं। इस एज में ज़्यादातर जो थीम थी, जो मैटर्स थे वो रिलीजियस थे। ठीक है, मैं यहाँ बगल पे लिख देता हूँ। प्यूरिटन एज में ये रिलीजियस मैटर पे ज़्यादा फोकस किया करते थे। इस एज में दो राइटर्स जो हुए वो ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुए। मोस्ट ऑफ उसमें से एक है विलियम ब्रैडफोर्ड। विलियम ब्रैडफोर्ड। ठीक है, इस एज में ये एक्टिव थे और भी कई सारे राइटर्स एक्टिव थे, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इस एज में ये दो राइटर्स जो इम्पोर्टेंट थे। और अमेरिकन को जब हम पढ़ते हैं तो प्यूरिटन एज में ये टॉप राइटर्स में आते हैं। दूसरा है ब्रॉड स्ट्रीट, ब्रॉड स्ट्रीट। ये दो राइटर उस वक्त एक्टिव थे। आई होप इतना तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद प्यूरिटन एज के बाद एक मिनट, हाँ यहाँ से मैं लिखता हूँ इसे 1775 टू 1783। अमेरिकन लिटरेचर में हमें ज़्यादा कवर करनी नहीं होती है और यूजी नेट में तो कुछ स्पेसिफिक एज पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से रोमांटिक एज है और अर्ली नेशनल लिटरेचर, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एज को कहते हैं
रेवोल्यूशनरी एज। रेवोल्यूशनरी एज, ठीक है। और इस रेवोल्यूशनरी एज में पॉलिटिकल ऐसे प्रोपेगेंडा, पैम्फलेट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा एक्टिव थी। मैं लिख देता हूँ। पॉलिटिकल ऐसे, ठीक है, क्योंकि अमेरिका आज़ाद होने से 1 साल पहले, 1 साल पीछे था, ठीक है। वो इंडिपेंडेंस से मिलती है। मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं आगे मेंशन कर दूँगा उसे, है ना। तो पॉलिटिकल एसेस, पैम्फलेट्स, प्रोपेगेंडा, ये सब चीज़ इस वक्त रेवोल्यूशनरी एज पे ज़्यादा चल रही थी। इसमें से एक एक्टिव राइटर थे इस वक्त थॉमस पेन, ठीक है, थॉमस पेन, ये इस वक्त एक्टिव थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इस वक्त एक्टिव थे, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। इसके बाद इस एज पे जब हम आगे बढ़ते हैं, देन मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ, देन 75 टू 1830, ओके। इसे अर्ली नेशनल लिटरेचर या फिर एज कहते हैं। और इसके बाद 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंस हो जाता है ब्रिटिश रूल से, ठीक है। इसीलिए अर्ली नेशनल एज से कहते हैं। इस वक्त पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी एक्टिव थी और थॉमस पेन भी एक्टिव थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी आप सभी को। अगर आपको किसी और भी टॉपिक में यूजीसी नेट के बिहाफ पे अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक शॉर्ट नोट्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ जो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करे, उस हिसाब से कोशिश करूँगा कि आपको मैं डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं 18, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 1830 टू 1865, ओके। इसे अमेरिकन रोमांटिक एज कहते हैं, रोमांटिक एज कहते हैं। इस अमेरिकन रोमांटिक एज से तकरीबन यूजीसी नेट, पीजीटी, यूजीटी और केबीएस, एनबीएस, इन सारे एग्ज़ामों में बहतेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कमेंट पे बताना, अगर जैसा होगा मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जब हम रोमांटिसिज्म को पढ़ते हैं तो इस रोमांटिसिज्म में हम 2 पार्ट को डिवाइड करते हैं और स्टडी करते हैं। इससे क्या है कि मुझे पता चलेगा कि कौन से राइटर्स किस कंडीशन और किस एज से बिलोंग करते थे।
तो रोमांटिसिज्म का एक पार्ट है ट्रांसेंडेंटलिज्म। ओके, ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म। और जो दूसरा था उसे कहते हैं सॉरी, डार्क रोमांटिसिज्म। आई होप हैंड राइटिंग आपको विजुअल होगी, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है और धीरे धीरे सीख जाऊंगा, है ना। डार्क रोमांटिसिज्म। और रोमांटिसिज्म की खासियत थी कि इसमें इंडिविजुअलिज्म की बात होती थी, ब्यूटी ऑफ नेचर, इमोशन, लव, है ना। ये सब तो लव रोमांटिक मीन्स आप समझ रहे होंगे कि किस किस मैटर्स पे लिखे जा रहे होंगे, ठीक है। बट इन ट्रांसेंडेंटलिज्म ये फोकस था, मैं लिखता हूँ इसमें, इंडिविजुअलिज्म। ओके, एक मिनट, हाँ, इंडिविजुअल पे फोकस था, बट ये डार्क रोमांटिसिज्म में नहीं था, ठीक है। ये आप याद रखोगे, ये इसके अपोजिट ही बात करता था। और जितने सारे राइटर्स थे वो इन ट्रांसेंडेंटलिज्म से अपोजिट ही मैटर्स को लिखा करते थे इन डार्क रोमांटिसिज्म में, ठीक है। इसमें एक ट्रांसेंडेंटल एग्जांपल लिख देता हूँ, H.T. थोरो, हेनरी डेविड थोरो, है ना, हेनरी डेविड थोरो। इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वर्ल्डेन, जो कि यूजीसी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और कई सारे एग्ज़ाम में से पूछा जाता है। पब्लिकेशन ईयर इसका 1854। ओके। और जब डार्क रोमांटिसिज्म में आते हैं तो ये मोबी डिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। ये तो तकरीबन मुझे लगता है कि हज़ारों बार पूछा जा चुका होगा एग्ज़ाम में। मोबी डिक ये आई थी 1851। ओके। और इसके राइटर थे मैच मेलविल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। हाँ, ठीक है, इतना एग्जांपल। और जब मैं डिटेल पढ़ाऊँगा तो और भी डिटेल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। दूसरे पेज पे चलते हैं, 1830 to 1865। अब नेक्स्ट एज पे चलते हैं। नेक्स्ट एज जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 1865 to 1940। ओके, इसे कहते थे नेचुरलिज्म। एज, ठीक है। इस वक्त रियलिज्म की बात होती थी, एनवायरनमेंट, है ना, इस टाइप के टॉपिक्स पे ज़्यादातर कंसर्न हुआ करता था राइटरों का। जिसमें से एक एग्जांपल में लिख देता हूँ राइटर की, जो स्टेफन क्रेन, ये इस वक्त एक्टिव थे। और भी राइटर थे बट मैं एज एग्जांपल पे लिख दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद 1914 to 1940, है ना, इसे कहते हैं मॉडर्न एज। ठीक है, मॉडर्न एज। एंड आफ्टर दैट 1945 पोस्ट मॉडर्निज्म। सॉरी, बड़ा दिक्कत वाला है वो।
पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है, तो ये हमारा अमेरिकन लिटरेचर, हमें इतना ही इस पे कवर करनी होती है। ठीक है, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। पेजेस कहाँ से देखूँगा, प्रीवियस नहीं, ओके, हाँ यहाँ से अपन ने स्टार्ट करा था 1607 टू 1775 कॉलोनियल एज, जिसमें 1620 टू 1750 प्यूरिटन एज कहते हैं, है ना, और 1775 टू 1783 रेवोल्यूशनरी एज, उसके बाद 1775 टू 1830 अर्ली नेशनल एज। ठीक है, उसके बाद 1830 टू 1865 रोमांटिक एज, जिसमें अपन दो भागों में से पढ़ते हैं, ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म की ये बात करती है, एंड सेकंड वन इज डार्क रोमांटिसिज्म। इन दिस एज मोबी डिक एंड एच मेलविल's work Moby Dick very popular. After that 1865 to 1940, this is the age of naturalism age, and in this age realism, environmental studies like works grown up. After the 1940 to 1940 the modern age, and after the 1945 to post modern age. Okay, आई होप आपको क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट पे ज़रूर बताइए, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई अदर वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट में बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।